मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा, कक्षा 12वीं के विषय लेखा शास्त्र से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित। तो बच्चों, आज हम अध्याय साझेदारी फर्मों का लेखांकन से अपना अगला प्रश्न बनाएंगे, जो इस बिंदु पर आधारित होगा कि जब व्यवसाय से साझेदारों को भिन्न भिन्न चरणों में लाभ बांटना हो तो हम अपने खाते किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2018 को अ, ब और स के पूंजी खाते का शेष जमा क्रमशः 10,000 रुपये, 5,000 रुपये तथा 4,000 रुपये था। उनके चालू खाते में नाम शेष क्रमशः 600 रुपये, 800 रुपये तथा 400 रुपये था। इस वर्ष उन्होंने क्रमशः 900 रुपये, 200 रुपये व 700 रुपये निजी व्यय के लिए फर्म से लिए। उनके बीच हुए समझौते के अनुसार पहला, रुपये 1900 तक के लाभ को पूंजी के अनुपात में और उससे अधिक लाभ क्रमशः 9:7:4 के हिसाब से विभाजित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है, पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाता है। और तीसरा बिंदु है, अ और स प्रत्येक को 480 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ वेतन व ब्याज देने के पूर्व 4,810 रुपये हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न को हल करने से पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न आसान हो जाए। तो इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। प्रश्न अनुसार पूंजी पर ब्याज की दर दी गई है 5%। हमारे 3 साझेदार हैं, अ, ब और स। तीनों ने क्रमशः 10,000, 5,000 और 4,000 पूंजी व्यवसाय में लगाई गई है। अ के 10,000 पर 5% की दर से उसे 500 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ब को 5,000 की पूंजी पर 5% की दर से 250 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। और स को 4,000 की पूंजी पर 5% की दर से 200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की तीनों राशियों को जोड़ने के बाद ब्याज की कुल राशि आती है 950 रुपये। तो चलिए बच्चों, अब हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 4 कॉलम खींचेंगे। विवरण, राशि, विवरण, राशि। खाते का नाम होगा लाभ हानि नियोजन खाता, 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। बच्चों, प्रश्न के अनुसार जो लाभ है वो वेतन व ब्याज देने के पूर्व 4,810 रुपये था, जिसे हम शेष लाया गया बोलकर लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम डेबिट पक्ष की ओर आते हैं। डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज, जिसकी गणना हमने अपने वर्किंग नोट में पहले ही कर ली थी, अब हम इसकी राशि को लिखेंगे। साझेदार अ को पूंजी पर 500 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, साझेदार ब को 250 रुपये प्राप्त हो रहे हैं एवं साझेदार स को 200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी ब्याज की राशियों का योग हम बाहर लिख देंगे 950 रुपये। इसी प्रकार साझेदार अ को और साझेदार स दोनों को वार्षिक दर से 480 रुपये और 480 रुपये वेतन प्राप्त हो रहा है। तो दोनों के वेतन की राशि का भी योग हम बाहर 960 रुपये लिख देंगे। अब हम अपने क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष के अंतर की राशि, जो कि हमारा लाभ आ रहा है, वो है 2,900 रुपये। बच्चों, इस प्रश्न को हम एक अलग मत के अनुसार बना रहे हैं, जो है भिन्न भिन्न चरणों में लाभ बांटना। तो इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लाभ हानि का वितरण किस प्रकार करना है इस बात को समझेंगे। चलिए पहले हम एक छोटा सा स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार लाभ के विभाजन के लिए जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार हम एक छोटा सा लाभ के विभाजन का विवरण तैयार कर लेंगे। तो प्रश्न में देखिए क्या समझौता हुआ था कि 1900 रुपये तक के लाभ को पूंजी के अनुपात में और उससे अधिक लाभ
को क्रमशः 9:7:4 के हिसाब से विभाजित किया जाएगा। तो बच्चों, हमने जब लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया था तो जो हमारा लाभ आया था वो था 2900 रुपये। लेकिन प्रश्न के अनुसार प्रथम 1900 को हमें साझेदारों के पूंजी के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम अपना विवरण इस प्रकार तैयार कर लेंगे, जिस पर हम एक विवरण का बड़ा सा कॉलम खींचेंगे और तीनों साझेदारों के लिए छोटा छोटा एक कॉलम खींचेंगे। अब पहले 1900 रुपये को हमें साझेदारों का पूंजी अनुपात जो कि 10:5:4 है, इस अनुपात में विभाजन करना है, जिसके अनुसार अ को मिलेगा 1000 रुपये, ब को मिलेगा 500 रुपये और स को मिलेंगे 400 रुपये। अब 2900 में से आप इस 1900 को घटा देंगे तो जो आपका अगला शेष बचेगा वो 1000 रुपये है। मतलब अब हमें साझेदारों को 1000 रुपये को भी वितरित करना है और हमारे प्रश्न अनुसार जो शेष है उसका वितरण हम 9:7:4 में करेंगे। और इस अनुपात में जब हम इस 1000 रुपये का विभाजन करेंगे तो वह इस प्रकार होगा। अ को प्राप्त होंगे 450 रुपये, ब को प्राप्त होंगे 350 रुपये और स को प्राप्त होंगे 200 रुपये। अब हम इनके कुल प्राप्ति का योग लगा लेते हैं कि अ को 1000 और 400 रुपये कुल प्राप्त होंगे 1450 रुपये, ब को प्रथम 1900 500 और अगले 1000 पर 350 रुपये, तो उसे कुल प्राप्त होंगे 850 रुपये। उसी प्रकार स को प्रथम 1900 पर प्राप्त हो रहे हैं 400 रुपये और अगले 1000 पर प्राप्त हो रहे हैं 200 रुपये। इस प्रकार स को कुल प्राप्त हो रहे हैं 600 रुपये। तो बच्चों, इस प्रकार हम लाभ के विभाजन का विवरण बनाकर इस विभाजन को समझेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार हमने लाभ का विभाजन का विवरण तैयार किया और हमने ये समझा कि भिन्न भिन्न चरणों में सभी साझेदारों को अगर लाभ बांटना हो तो किस प्रकार हम बांटेंगे। हमारे इस प्रश्न के अनुसार हमारा लाभ आया था 2900 रुपये, जिसको कि प्रश्न अनुसार प्रथम 1900 पर हमें लाभ को पूंजी के अनुपात में विभाजन करना था और अतिरिक्त लाभ को हमें 9:7:4 में विभाजित करना था, जिसे हमने अच्छी प्रकार से अपने लाभ के विभाजन के विवरण में तैयार किया। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर सिर्फ राशि को लिखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर राशि उतारेंगे। अ को पहले 1900 पर 1000 रुपये प्राप्त होंगे और अगले 1000 पर उसे 450 रुपये प्राप्त होंगे। इस प्रकार अ को प्राप्त होने वाली कुल राशि है 1450 रुपये। उसी प्रकार ब को प्रथम 1900 पर 500 रुपये और अगले 1000 पर उसे 350 रुपये प्राप्त होंगे, तो उसे कुल प्राप्त होने वाली राशि होगी 850 रुपये। उसी प्रकार साझेदार स को पहले 1900 पर 400 रुपये और अगले 1000 पर उसे 200 रुपये प्राप्त होंगे और उसको कुल प्राप्त होने वाली राशि होगी 600 रुपये। तो देखा बच्चों, हमने इस 2900 रुपये को किस प्रकार तीनों साझेदारों के मध्य विभाजित किया। तो बच्चों, आज का हमारा लाभ हानि नियोजन खाता इस प्रकार तैयार होता है। बच्चों, चलिए अब हम साझेदारों के खाते को बनाना समझते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें साझेदारों का पूंजी खाता भी तैयार करना है और साझेदारों का चालू खाता भी तैयार करना है। अतः हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रश्न में जो साझेदारों की पूंजी है वो स्थिर है, अतः हम यहाँ पर स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार ही दोनों प्रकार के खाते बनाएंगे। तो चलिए, साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए हम इस प्रकार से कॉलम खींच लेंगे और तीनों साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी को हम खाते के क्रेडिट साइड में शेष लाया गया बोलकर अ के कॉलम में 10,000 रुपये, ब के कॉलम में 5,000 रुपये और स के कॉलम में 4,000 रुपये लिख देंगे। इन निम्न राशियों को हम डेबिट साइड में शेष ले जाया गया बोलकर संबंधित साझेदारों के कॉलम में लिख लेंगे। अ के कॉलम में फिर से 10,000 रुपये, ब के कॉलम में 5,000 और स के कॉलम में 4,000। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार होता है। तो बच्चों, चलिए अब हम साझेदारों का चालू खाता तैयार करते हैं। साझेदारों के चालू खाता को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम निम्न प्रकार से कॉलम खींच लेंगे।
अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में दिया है कि चालू खाते का जो डेबिट शेष है वह क्रमशः 600 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये है, जिसे हम डेबिट पक्ष में शेष लाया गया बोलकर अ के कॉलम में 600 रुपये, ब के कॉलम में 800 रुपये और स के कॉलम में 400 रुपये लिखेंगे। प्रश्न में दिया है कि उन्होंने क्रमशः 900 रुपये, 200 रुपये और 700 रुपये निजी व्यय के लिए फर्म से लिए, अतः हम इसे आहरण खाता से बोलकर अ के कॉलम में 900 रुपये, ब के कॉलम में 200 रुपये और स के कॉलम में 700 रुपये लिख देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्रेडिट पक्ष में चलते हैं और साझेदारों की प्राप्तियों को लिखते हैं। सबसे पहले तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है, तो इसे पूंजी पर ब्याज खाता को अ के कॉलम में 500 रुपये, ब के कॉलम में 250 रुपये और स के कॉलम में 200 रुपये लिखेंगे। हमारे इस प्रश्न में दो साझेदारों को वेतन भी प्राप्त हो रहा है, अतः हम इसे वेतन खाता को अ के कॉलम में 480 रुपये और स के कॉलम में भी 480 रुपये लिखेंगे। तो बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता के अनुसार तीनों साझेदारों में जो लाभ का वितरण किया गया था उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अ को मिले थे 1450 रुपये, ब को मिले थे 850 रुपये और स को मिले थे 600 रुपये। इस प्रकार सभी राशियों का हम योग लगा लेंगे यहाँ पर, और क्रेडिट साइड के योग से हम डेबिट साइड को घटाएंगे, तो जो राशि हमें प्राप्त होगी उसे हम शेष ले जाया गया बोलकर संबंधित कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि अ का शेष आया है 930 रुपये, ब का शेष है 100 रुपये और स का शेष है 180 रुपये। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा चालू खाता भी तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमने देखा कि अगर भिन्न भिन्न चरणों में लाभ को बांटना हो तो हमें किस प्रकार अपने प्रश्न को हल करना है।